हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में वो फैमिली के एक बहुत बड़े थिएटर की ओपनिंग का दिन था और आज के दिन उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वहां पर बुलाया हुआ था और बहुत सारा मीडिया भी प्रेजेंट था। ऊपर से तो यहाँ पर हर कोई हंसी खुशी खुद को हंसता खेलता दिखा रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत सारी बातें छुपी हुई थीं। जोंगशी यहाँ पर अपनी कजन मिनशियान के पास आया खड़ा था और मिनशियान उससे गुस्सा कर रही थी, फेस पर एक स्माइल सजाए हुए, और कह रही थी कि तुम मेरी एंगेजमेंट कराना चाह रहे हो उस नीच इंसान से जो मेरे बाप का कातिल भी है, उससे मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पर जोंगजी, जो कि इस वक्त फैमिली का हायर था, उसका कजन, वो आगे से कहने लगता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और जिससे मिनशियान की एंगेजमेंट हो रही है वही है हमारे ड्रामे का हीरो और उसका नाम है मुरोंग चिंगजी। मुरोंग चिंगजी जेल में कुछ अरसा काटने के बाद अभी अभी बाहर निकला है। उसके रिलीज होने की खबरें हर तरफ फैल चुकी हैं। मुरोंग फैमिली भी बहुत रिप्यूटेड थी और बस इसी के साथ ही इस सेरेमनी में मुरोंग फैमिली की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले तो जिनजी आई थी जो कि चिंगजी की मम्मी थी और उसके साथ साथ उसका बड़ा भाई जिसका नाम चिंगयू है। मिनशियान या उसकी मम्मी को वो फैमिली में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी मम्मी को अपनी बेटी की परवाह थी। वो कहने लगती हैं कि आज अपने साथ अब चिंगजी को नहीं लेकर आए, उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और वो अभी तक मिले भी नहीं। लेकिन मुरोंग की मम्मी लगता है अपने बेटे चिंगजी को ज्यादा पसंद ही नहीं करती थीं। कहने लगती हैं इसमें मिलना क्या जरूरी है, बस ये दो परिवारों की ही तो शादी है। और था भी कुछ ऐसा ही। एक्चुअली ये शादी इस तरह से हो रही थी क्योंकि वो फैमिली आर्म्स के साथ डील करती थी। वो असलाह बनाते थे और जिसको वो सप्लाई करते थे उनकी आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हो जाती थीं और बस इसी वजह से मुरोंग फैमिली चाहती थी कि उनकी तरफ से उन्हें अच्छे रेट पर बहुत सारे आर्म्स मिल जाएं। और बस इन्हीं बातों के बीच ही इस ड्रामे के हीरो की एंट्री हो जाती है और उसका नाम है चिंगजी। चिंगजी ने आज वार लॉर्ड वाला गेटअप किया हुआ था और वो बहुत हैंडसम दिख रहा था, पर उसकी मम्मी को उस पर गर्व होने की बजाय वो कहने लगती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के कपड़े पहनने की। एक्चुअली उसकी मम्मी उससे इसलिए भी नफरत करती थी क्योंकि वो बचपन से उसके साथ अटैच्ड ही नहीं थी। ये बेचारा चिंगी बचपन में अपनी पैदाइश के टाइम पर ही एक्सचेंज हो गया था, पता भी नहीं चला था, और ये ली फैमिली में पलता रहा था। वो भी इसे इज्जत ना दे सके थे और उसके बाद जब ये मुरोंग फैमिली में वापस आया तो वो उससे अटैच ही ना हो सके। बस ये दोनों फैमिलीज का आउटकास्ट बनकर रह गया। और तो और बचपन में इससे एक ऐसी गलती हो गई थी कि जिसकी वजह से इसके डैड की भी जान चली गई थी। अब मम्मी उससे नफरत करती थी और उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, और जिसको उसकी माँ ही इम्पोर्टेंस ना दे उसे और कोई क्या रिस्पेक्ट देगा। लेकिन उस पूरी फैमिली में बस एक उसका बड़ा भाई चिंगयू ही था जो उससे अच्छे से बात करता था और जिससे चिंगजी को परिवार जैसी फीलिंग आती थी। अब ओपनिंग के टाइम पर चिंगी मिनशियान के बाजू में बैठा हुआ था। दूर से देखने वालों को लग रहा था कि ये स्वीट टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जहरीले तीर चला रहे थे। मिनशियान कह रही थी तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुमसे शादी करना मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तुम खुद ही इनकार कर दो। लेकिन वो कहने लगता है अगर तुम्हें इतना ही नापसंद है तो तुम क्यों नहीं इनकार कर देती, जैसे तुम्हारी नहीं चलती वैसे मेरी भी नहीं चल रही, इसलिए चुपचाप हम दोनों ही ये बर्डन सह लेते हैं। और बस इसी के साथ ही जैसे वो मूवी स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि वो कोई मूवी नहीं है बल्कि मिनशियान की एक फिल्म है। वो कार में अपने लवर के साथ थी और बस वहीं पर ही उसकी वीडियो बन गई थी। ये वीडियो चल रही होती है और मिनशियान चीख चीख कर पर्दे के सामने आकर कहती है कि इसे बंद करो, और उसे गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ चिंजी ने कराया है। और बस ये ओपनिंग का सीन एकदम क्योटिक सीन में बदल जाता है। रिपोर्टर इसी सीन की फोटोज बनाए जा रहे थे और बस वो फैमिली की इज्जत मट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन जब इसी तरह से सारा केओस मचा हुआ था तो हमारा हीरो पीछे के रास्ते से थिएटर के स्टूडियो में जाता है। वहां पर जाकर पता चलता है कि जिसने मूवी चलानी थी उसको किसी ने बेहोश कर दिया और ये टेप चला दी है। और इस टाइम पर इस फिल्म के नेगेटिव्स भी गायब हैं। इसका मतलब है कि मिनशियान और वो फैमिली की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ चिंजी ने कराया है। वो उसे बुरा भला कह रही थी और कहती इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है, तुम जैसा बेटा मेरा है। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है। कोई भी उस बेचारे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इतने में उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि वहां से जहां से नेगेटिव्स गायब हुए हैं वहां पर ये एक फूल पड़ा हुआ था, और उस फूल को देखते ही चिंगी को कुछ पुरानी यादें आ रही थी। ये फूल उसकी नजर में तो उसकी लवर की निशानी थी, उसका फर्स्ट लव जिसका नाम रेनसोजो था।
लेकिन बाद में उसकी डेथ हो चुकी थी। ये फूल देखते ही उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो जिंदा हो, उसके आसपास हो, कोई मिरेकल हो जाए। वो बारिश में इधर उधर दौड़ता हुआ उसे तलाश कर रहा था, लेकिन इन वेन। मरे हुए लोग तो वापस नहीं आते ना। और चिंगी ये शादी भी इसी वजह से कर रहा था, क्योंकि अपनी लवर से तो वो शादी कर नहीं सकता, तो अब जिससे भी शादी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वो मिनशियान हो या फिर कोई और। जब वो निराश होकर जा रहा था तो तब हमें दिखाते हैं किरण सोजो दूर खड़ी उसे देख रही थी। वो जिंदा थी और उसी ने ही ये नेगेटिव्स चुराए थे। उधर जोंग घर पर खड़ा मिनशियान पर चिल्ला रहा था। मिनशियान कह रही थी प्यार करना कोई पाप नहीं होता, पाप तो उसने किया है जिसने मेरी वीडियो बनाई है, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। अब उसका कजन जोंग उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि इसे कमरे में बंद कर दिया जाए, और मैं इस हर बात का हिसाब जाकर चिंगी और उसकी फैमिली से लेता हूँ। उनसे बार्गेन करूंगा और अपने हथियारों का कोई अच्छा सा सौदा ही करके वापस आऊंगा। जोंग का बस ऐसा बिजनेस वाला माइंडसेट था। वो हर चीज को कैश कराना चाहता था, इवन कि अपनी सिस्टर की इज्जत को भी। अब हमें मुरोंग रेजिडेंस को दिखाते हैं। घर पर जिन रुई थी, चिंगी की दीदी लगती थी, लेकिन उसकी हरकतें और उसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि वो कोई ज्यादा सेंसिबल पर्सन है। लेकिन उसे जैसे ही घर में दाखिल होते हुए लोगों की बातों की आवाज आती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ड्रामा लगा है, मैं भी जाकर सुनती हूँ। अब वो भी यही थिएटर वाली सारी खबर अपनी मम्मा और भाई से मिर्च मिसाले लगाकर सुनती है, और सबको यही लग रहा था कि ये चिंगी ने कराया है। और चिंगी से तो जिन रुई भी ऐसे ही नफरत करती थी जैसे उसकी माँ करती थी। और सब यही मशवरा दे रहे थे कि चाहे जो भी हो गया लेकिन फिर भी मिनशियान से एंगेजमेंट नहीं तोड़नी, वरना हमें हथियार कौन प्रोवाइड करेगा। चिंगयू अपने भाई की साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मी उसे चुप करा देती हैं। कहती हैं तुम भूल गए अपने डैड की मौत को, वो कितने जवान मरे थे और किस तरह की मौत आई थी उन्हें। वो एक वार लॉर्ड थे और उन्हें एक अच्छी मौत मरना चाहिए था। ये सारी गलती तुम्हारे भाई चिंगजी की है। काश वो हमारा खून ही ना होता, और अगर था भी तो भी हमें सारी जिंदगी पता ही ना चलता कि वो बचपन में पैदा होते ही एक्सचेंज हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हमें चिंगजी को दिखाते हैं वो बहुत कैपेबल था। उसने उस लवर को पकड़ लिया था जिसकी वीडियो मिनशियान के साथ थी, और ये वही लड़का था जिसने मिनशियान की तरफ से दिल तोड़ने की वजह से उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो कहता है हाँ ये मैंने ही किया था, मैंने उसकी टेप चलाई थी, लेकिन मुझसे किसने चुरा लिया ये आगे मुझे भी मालूम नहीं है। अब इतने में जोंग भी मुरोंग रेजिडेंस पहुंच जाता है, और उसका यही स्टांस था कि मेरी सिस्टर की ये वीडियो जो लीक हुई है ये फैब्रिकेटेड है, ये असल है ही नहीं, और ये सारी तुम्हारी और तुम्हारे बेटे चिंगजी की साजिश है। लेकिन वो कहते हैं इस साजिश में हमें क्या फायदा होगा। वो कहता है यही फायदा है कि हमें नीचा दिखाओ और सारी जिंदगी हमें गुलाम बनाकर चलाओ। वो चिंगजी को उंगली दिखा रहा था, वो भी उसकी उंगली तोड़ मोड़ देता है। मम्मी को ना तो अपनी होने वाली बहू से कोई मतलब था, ना ही अपने बेटे से, तो कहने लगती हैं सारी बातें एक साइड पर करो, हम वीडियो लीक होने की कोई बात नहीं करेंगे, हमें शादी अभी भी कबूल है, बस इसके बदले हमें हथियार टाइम पर मिल जाने चाहिए, डील ऑफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जोंग कहने लगता है डील तो अपने पुराने रेट पर नहीं कर सकता, 30% ज्यादा रेट लूंगा, क्योंकि अब हम दोनों बिल्कुल अनजान जैसे हो चुके हैं। और बस अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में ऊपर से चिंगजी पहुंच जाता है, और उसके पास एक ब्रीफ केस था। उस ब्रीफ केस में बहुत सारे नेगेटिव्स थे। सारे रिपोर्टर्स जो खड़े वहां की फोटोज ले रहे थे उसने उन सब से कैमरास छीन लिए थे, हर किसी का मुंह बंद करा दिया था। सबने वादा किया था कि कोई एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालेगा, ना ही कोई खबर आएगी। और उसके बाद वो जोंग से इस तरह से बार्गेनिंग करता है कि जोंग को लगता है कि यही हमारे लिए सही रास्ता है कि चुपचाप एंगेजमेंट कर लो, वापस वाला रेट भी रखो, और मिनशियान ने जो भी हरकत की थी वो सारा कुछ तो हैंडल हो ही चुका है, हमारी इज्जत भी दाव पर नहीं लगेगी। जैसे ही जोंग जाता है पीछे से जन रुई चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है तुम्हें थोड़ी भी शर्म है, तुम माँ को क्या टाइम से पहले कब्र में पहुंचाना चाहते हो इस तरह की टेंशन देकर। वो गुस्से में थी और चिंगजी मुड़कर उसे कहता है तुम्हें गुस्सा आया, मुझे खुशी हुई, और बस वो निकल जाता है। अब उसके बाद चिंगजू आता है और अपने भाई से कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि मिनशियान इस तरह की लड़की है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्टैंड लूंगा। पर चिंगजी कहता है मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उससे बोलता है ठीक है फिर कल टाइम पर पहुंच जाना, हमारी एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से होने वाली है। कल उन दोनों भाइयों की ही एंगेजमेंट थी, एक की फैंग फैमिली में और दूसरे की हुओ फैमिली में। और फिर अगला दिन भी आ ही जाता है। पूरे शहर में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि मुरोंग फैमिली के दो बेटों की एंगेजमेंट हो रही थी।
और वहाँ पर ली बोजी भी आया हुआ था। ये ली फैमिली का था और ये वो लड़का था जो कि चिंग जी की वजह से एक्सचेंज हो गया था और इसी को ही जिनजी ने पाला था, यानी कि चिंग जी की रियल मम्मी ने। वह आज भी उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी और इसको दोनों फैमिलीज का प्यार मिल चुका था। जबकि बेचारे चिंग जी की किस्मत आई थी जबकि बेचारे चिंग जी की किस्मत में दोनों ही फैमिलीज की सिर्फ नफरत ही आई थी। जिन रुई भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो चिंग जी की जगह ली बोजी को ही अपना भाई मानती थी। उसके साथ बैठती है और कहती है, तुम कितने नाइस हो, मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। और एक दूसरा चिंगी है, उसे तो कोई मैनर्स ही नहीं है बोलने के भी। चिंगी बेचारा दूर खड़ा देख रहा था कि जो प्यार उसे अपनी फैमिली की तरफ से मिलना चाहिए था वो ली बोजी को मिल रहा था, एक आउटसाइडर को। अब फाइनली एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले चिंग जी की दुल्हन को बुलाया जाता है और उसके सामने उसकी फियांसे चलती हुई आ रही थी। मिन शियान थी और उसकी बदनामी का किसी को पता ही नहीं चला था, सबका मुंह बंद करा दिया गया था। वो बहुत कॉन्फिडेंस से आती है चिंग जी के बाजू में खड़े होकर कहती है, मेरे मंगेतर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन मैं तुम्हें मार ही ना दूं? और चिंग जी बस उसकी धमकी को एंजॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद चिंग यू की होने वाली ब्राइड को बुलाया जाता है और उसका नाम फैंग मुलान था। वो जैसे ही एंट्री करती है तो पहले तो चिंग जी को ऐसा लगता है कि उसकी नजरों ने धोखा खाया है। जब वो गौर से देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे अपने एक्सप्रेशंस छुपाने में भी दिक्कत हो रही थी। पता नहीं वो कैसे अपनी भावनाओं पर, अपने गुस्से पर काबू पाता है। ये वही थी, उसकी लवर, उसका फर्स्ट लव सोजो, जो कि बहुत सालों पहले उसे लगता था कि मर चुकी है। अब वो आई थी और वो भी उसकी होने वाली भाभी की हैसियत से। वो आती है और चिंग यू के बाजू में खड़ी हो जाती है। चिंग यू कहता है, तुम पहली दफा इससे मिल रहे हो ना, हेलो बोलो अपनी भाभी को। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वो उसे भाभी बोलता है। और बस फिर उसकी नजरों के सामने अपनी जिंदगी का सारा फ्लैशबैक चलने लगता है और इसके साथ ही कहानी को कुछ साल पीछे ले जाते हैं। ये तब का टाइम था कि जब चिंग ही अब्रॉड से डॉक्टर बनकर नया नया वापस आया था और उसने बेचंग शहर में रहने का फैसला किया था। क्लिनिक के पास ही वो एक छोटा सा घर रहने को लेता है। वो इतनी वेल्दी फैमिली से था, फिर भी एक नॉर्मल से घर को रेंट कर रहा था। इस बात से सारे लोग हैरान थे, लेकिन वो बस एक ऐसी जगह चाहता था जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो। उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। वो सारा दिन अपने क्लिनिक में रहता था, शाम को घर आ जाता था और बस यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कुछ दिनों से वो देख रहा था कि उसके लेटर बॉक्स में कुछ लेटर्स थे जो कि बहुत पहले के थे। वो इन लेटर्स को निकालता है और इन्हें पढ़ता है। ये उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक सेंटेंस स्टेशनरी पर किसी लड़की ने ही लिखे होंगे, लेकिन उसमें बहुत अजीब सी लैंग्वेज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की किसी पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। शायद किसी ने उससे कर्जा लिया था, वो उससे बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही थी। चिंग जी जब इन लेटर्स को गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये किसी को बुरा भला नहीं कह रही, बल्कि इसमें कुछ कोड वर्डिंग है और वो कोड वर्डिंग वो पकड़ लेता है। वो आंसर में लिखता है कि तुम जिसको तलाश कर रही हो वो यहाँ पर नहीं है और मैं यहाँ पर नया नया मूव इन हुआ हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पुलिस से राब्ता करके देख लो, शायद वो मिल जाए जिसे तुम तलाश कर रही हो। और बस फिर हमें दिखाते हैं कि ये लेटर रन सोजो ने लिखा था। सोजो उस टाइम पर डॉक के आसपास ही लोगों की स्केच बनाने का काम किया करती थी और जो कोई भी स्केच उससे बनवाता था वो कहीं ना कहीं दूर से ट्रैवल करके आता था। वो उसे एक फोटो दिखाती थी और कहती थी कि आपने कभी इसको देखा? वो किसी लान नामी लड़की को तलाश कर रही थी जो प्रोबेबली उसकी सिस्टर ही थी। बस वो काफी अरसे से इसी मिशन पर लगी हुई थी और उसकी जिंदगी का ये मकसद बन चुका था। आज जब वो देखती है कि मेरे कोड्स को किसी ने क्रैक कर लिया है, लेटर में मुझे जवाब दिया है, तो वो तुरंत ही उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और बस वो दोनों एक दूसरे को लेटर पर जवाब दिए जा रहे थे और इस तरह दिखाते हैं जैसे आमने सामने बोल रहे हो। और एक दफा तो चिंगी लेटर में ये भी लिख देता है कि शायद वो बंदा मर चुका हो जिसे तुम तलाश कर रही हो। तुम एक ही लेटर बहुत सारे एड्रेसेस पर भेजती हो, ये ऐसे ही है जैसे तुम समुद्र में पत्थर फेंक रही हो। और बस हर दफा लेटर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि एक दूसरे को उन्हें जवाब देना ही पड़ता था। सोजो को बुरा लगता है। वो कहती है, तुम क्यों उसे कर्ज कर रहे हो जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? और अब की दफा तो वो लेटर में रो भी पड़ी थी और ये बात चिंग जी को बहुत बुरी लगती है। वो अगले लेटर में उसे अपोलोजाइज करता है और बस इसी तरह से उनकी दोस्ती का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। उसे ये भी पता चल गया था कि चिंग जी एक डॉक्टर है।
अब एक दफ़ा एक लेटर में चिंगजी ने कुछ इस तरह से मेंशन किया था कि जैसे वो एक लड़की से बात कर रहा हो, और सोजो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती थी। तो वो कहने लगती है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं लड़की हूँ? मैं तो लड़का हूँ और मैं डॉक पर काम करता हूँ। और इसके साथ ही उसने अपनी मैस्कुलिनिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली थी। मेरा सीना इतना चौड़ा है कि जैसे मैं पूरा शहर उस पर उठा लूं, और मेरी मर्दानगी इतनी मशहूर है कि जैसे मैं पहाड़ों को भी सर कर लूं। ये सारा कुछ पढ़कर चिंगजी को बहुत हंसी आती है। वो उससे कहता है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी साफ पता चल रही है तुम्हारी राइटिंग से और साथ ही साथ तुम्हारी सेंटेड स्टेशनरी से भी। अब उसके बाद वो नेक्स्ट लेटर में अपना एक स्केच बनाकर भेजती है, और वो स्केच इतना हौलनाक था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। साथ ही साथ उसने एक डॉक्टर का भी स्केच बनाया था, जैसा वो चिंगजी के बारे में सोच रही थी कि वो दिखता होगा, लेकिन ये सब उसे टीज करने के लिए था। अगली दफा चिंगजी उसे एक लेटर लिखता है और कहता है, मैस्कुलिनिटी ये सब नहीं होती जो तुम दिखा रही हो, ये तो फैट्स ही हैं, मसल्स तो ऐसे होते हैं। और जो कुछ भी उसने एनाटॉमी में पढ़ा था उसका एक स्केच बनाकर उसे भेज दिया था। और ये देखकर सोजो शर्मा जाती है, कहती है पता नहीं क्या क्या भेज रहा है ठरकी कहीं का। और बस इसी तरह से बातें करते करते उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। चिंगी को हमेशा उसके लेटर का इंतजार रहता था। वो तो पोस्टमैन के पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर खड़ा होता था। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि चिंगी अपनी फोटो बनवाता है और उसे एक गिफ्ट के तौर पर सेंड कर देता है। और साथ ही साथ वो काफी नर्वस भी था कि पता नहीं उसे मेरी ये फोटो कैसी लगेगी। लेकिन बस उसके बाद से सोजो का कोई रिप्लाई नहीं आया था। मौसम बदल गया था, स्नोफॉल होने लगी थी और इसके साथ ही चिंगी का इंतजार भी बहुत लंबा होता जा रहा था। वो रोजाना आकर देखता था, लेटर बॉक्स खाली था, लेकिन फिर भी वो बार बार उसे लेटर लिखता था। 1 महीना हो गया था, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। उसे लगने लगता है कि पता नहीं वो कहीं मूव आउट कर गई है या फिर मैं उसे पसंद नहीं आया। और बस इस सारे इंतजार के समय चिंगी के पास कुछ यादें ही थी जो सोजो ने लेटर उसे लिखे थे। और उसने तो एक दफा उसे अपने एरिया की स्पेशलिटी बिस्किट्स का भी गिफ्ट किया था। एक दफा उसने सोजो के कहने पर ही मिड ऑटम फेस्टिवल पर अपने घर भी फोन किया था, वरना घर तो उसे कभी घर रहा ही नहीं था। वो ऐसा घर था जहाँ से उसे वहशत आती थी, हर कोई उससे नफरत करता था सिवाय एक चिंगयू के। उसने उसे कॉल करके विश किया था और बताया था कि मेरी लाइफ में एक लड़की आई है जो बहुत अजीब सी है, नटखट है, शरारती है, लेकिन बस मुझे अच्छी लगती है। वेल, चिंगी का ये इंतजार कब खत्म हुआ होगा ये तो हमें अभी नहीं दिखाते, लेकिन प्रेजेंट में जरूर ले आते हैं। अब इस एंगेजमेंट के बाद चिंगयू और मूलान दोनों इकट्ठे गेस्ट्स के पास जा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। लेकिन चिंगी को मिनशियान के साथ कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मूड बहुत खराब हो गया था। वो सोजो के इस बदले हुए नाम और उसके रंग ढंग को देखकर ही हैरान था। वो उसकी लाइफ में उसकी भाभी बनकर आ रही है, उससे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अब इतने में जब सेरेमनी ओवर होती है गेस्ट तो चिंगयू चिंगजी के पास आता है, कहता है तुम्हें मिनशियान के साथ सपोर्ट बनकर चलना चाहिए था, एक जेंटलमैन ऐसा ही होता है। लेकिन चिंगजी को मिनशियान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहने लगता है तुम्हें ये भाभी कहाँ से मिली, तुम इसे जानते ही कितना हो, बस अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की जो तुम्हारे बाजू में थी ये मिनशियान से भी ज्यादा खतरनाक थी। चिंगयू कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, फैंग फैमिली वालों ने मुझे देखा था, उनको मैं अच्छा लगा तो बस उन्होंने रिश्ते की बात कर दी। और वैसे भी मुलान से मेरी काफी दफा लेटर्स पर बात हुई है, वो बहुत ही काइंड पर्सन है। लेटर्स पर बात हुई है, चिंगी का दिल कट के रह जाता है। यानी कि लेटर्स पर इसने जिस तरह से मुझसे बात की थी मैं स्पेशल फील करता था, पर इसके लिए मैं स्पेशल नहीं था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे ये लेटर पर बात करती थी। वो उसे बताने ही वाला था कुछ कि इतने में मुलान ऊपर से आ जाती है और कहती है कि आज पहली दफा मैं चिंगी से मिल रही हूँ और इसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। वो ब्रीफ केस ओपन करती है और उसमें वही मिनशियान की वीडियो टेप थी। वो कहती है ये ओरिजिनल कॉपी है, किसी ने चुरा ली थी और मैंने अपनी फैमिली से कहकर अपनी पावर्स के थ्रू ये वापस हासिल कर ली है। आई थिंक तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। लेकिन ये तो चिंगी ही था जो अच्छे से जानता था कि इसे चुराने वाली भी और कोई नहीं, यही सुजू या मुलान, जो भी नाम दे वही थी। और फिर उसके बाद मुलान बहुत प्यार से चिंगयू के बाजू में बैठी हुई थी और उसके बाजू में हाथ भी डाला हुआ था। चिंगी को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है चिंगयू तुम कितने नोबल हो, जेंटलमैन हो, और ये भाभी, मेरी नई वाली भाभी तुम्हारे साथ बहुत सूट करती है, तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो ना। मैं एक नीच इंसान और मेरे साथ वो गिरी हुई मिनशियान, हम दोनों भी मेड फॉर ईच अदर हैं।
वो गुस्से में ये सारा कुछ बोल रहा था क्योंकि उसे फैमिली में हर कोई नीच ही कहा करता था। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।